रेडियो को थोड़ा इसलिए भी उसका फ़र्क पड़ा क्योंकि हम समय के साथ बदले, थोड़ा सा उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट कर देते ना, तो ये चीज़ें मैं महसूस करता था ये पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है। जैसे अब कुछ नए बच्चे हैं, हाँ। वो अब आरजे जो है वो एक ग्लैमरस जॉब है, और जब से रील्स आई हैं और सोशल मीडिया आया है तो अनाउंसर हो गया या इस तरह की जो भी रिलेटेड हैं जितने भी, अगर कोई इन फील्ड्स में आना चाहता है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी इनको? वो दौर था कि कलाकार को आप सड़क से उठा के माइक देते थे, आज वो स्थितियाँ नहीं हैं। मान लिया जाए आपकी ज़ुबान से कुछ गलत हो जाए तो आपको ये प्रूव करना है कि जो मैंने बोला है या तो आपके साथ में मैं मस्ती कर रहा हूँ या वो सही था, हाँ, या वो सच था। आप हो सकता है साइंस से हों, आप हो सकता है कॉमर्स से हों, आप आर्ट्स से हों, या और भी आजकल तो बहुत सी विधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी चीज़ को समझने की अक्ल होनी चाहिए, आपका बोलने का अंदाज़ होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट का प्रोग्राम है वो डेडिकेटेड है आकाशवाणी नजीबाबाद के एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने 38 साल सिर्फ और सिर्फ नजीबाबाद आकाशवाणी को दिए हैं। तो रेडियो से जुड़ी जानकारियाँ कभी हम सुनते थे बहुत पहले से, शायद मुझे लगता है जब से होश संभाला है तब से हमारे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती थी कि ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। तो आइए आकाशवाणी के उस नजीबाबाद केंद्र से, रेडियो से जुड़ी और आकाशवाणी से जुड़ी कुछ बातों के लिए, कुछ वार्ता के लिए आज हमारे साथ हैं श्री यशोधर डबराल जी, जिनको मैंने पहले बताया जैसे कि 38 सालों से जुड़े हैं। तो रेडियो से लेकर सारी बातें, सारी जो भी हमारे मन में क्यूरियोसिटी है, आज उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम कि आज मौका मिला है आपके चैनल के माध्यम से उनसे जुड़ने का। वैसे तो रेडियो पर सिर्फ आवाज़ के माध्यम से मिलते थे, शायद आज चेहरा भी दिख जाएगा। बल्कि सौभाग्य तो आज हमारा है कि आप 38 सालों से जिस कार्य को करते हुए आ रहे हैं, हमें तो अभी 38 दिन नहीं हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आपके जो ये रेडियो का सफ़र था कैसे शुरू हुआ और आज तक कैसा चल रहा है? एक्चुअल में रेडियो का जो ये सफ़र शुरू हुआ तो ये मेरा बचपन से ही एक शौक़ था, और वो शौक़ भी अचानक ही पैदा हुआ। हुआ ये कि मेरे मामा जी का एक रेडियो था, पुराने ज़माने में रेडियो की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, तो वो रेडियो ठीक होने के लिए नजीबाबाद आया, क्योंकि हमारे फादर नजीबाबाद में रहते थे। तो जब वो ठीक होके गया तो अब मामा के पास पहुंचा है, कैसे जाए, तो उसको पिताजी ने घर पहुंचा दिया हमारे डाबर। अब वहाँ जब हमारा वो रेडियो पहुंच गया तो उस पर मेरी बड़ी दीदी का हक हो गया उस समय। अब मैं ये सोचता था कि इसके अंदर बोलता कौन है, और दीदी उसका जब गैंग घुमाती थी तो चेंज हो जाया करता था। तो एक बड़ा उत्साह हुआ मन में कि आखिर ये क्या है, ये छोटा सा डिब्बा, इसके अंदर क्या है। तो वहीं से मुझे रेडियो सुनने की आदत सी बनी। तो नतीजा ये हुआ कि जब दीदी इधर उधर होती थी, गांव का आपको मालूम ही है कि भाई खेत में जाना, गौशाला में जाना, तो छुट्टी का दिन था, तो मैंने क्या किया कि तकिए के ऊपर तकिया लगा के वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि वो दीवार पे टंगा हुआ था। अब रेडियो तक तो मैं पहुँच नहीं पाया, उसकी गैंग हिल गई मेरे से, घूम गई, वो स्टेशन हट गया। शाम को दीदी आई, पूछा रेडियो किसने छुआ, मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। अब बच्चा था तो डर तो लगता ही था। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी ने छुआ है, मैं तो विविध भारती लगा के गई थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि विविध भारती क्या होता है। तो मैं झूठ बोलने लगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो छोटा सा हूँ। रोने लगा मैं कि मेरा हाथ कहाँ पहुँचता है, देखो आपने तो इतना ऊंचा इसको टांग रखा है। तो उन्होंने मारा मुझे बहुत। बोले झूठ बोलता है, आया कौन, अच्छा ये बता। कि आया भी कोई नहीं। जब आया कोई नहीं और रेडियो की स्टेशन बदली हुई है और घर में तू था, तो ये हुआ कैसे। आखिर जब मार खाई तो मैंने स्वीकार किया कि मैंने तकिए के ऊपर तकिए लगा के इसको बजाने की कोशिश की, लेकिन मेरे से बजा नहीं। तो उस समय मुझे लगा कि कुछ तो है ये, इसके लिए मैंने मार भी खाई है और इसमें कुछ मुझे सुनने को भी मिलता है। तो क्या, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि मम्मी बीमार हुई
तभी 1-2 हफ्ते बाद वो एक कहते हैं ना कि जब कोई वक्त आना होता है तो वैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। मम्मी जब बीमार हुई तो उनको शिफ्ट करना पड़ा नजीबाबाद, और मैं सबसे छोटा था उस समय, मेरी उम्र रही होगी लगभग 7-1 साल की, तो नेचुरली मेरे को भी शिफ्ट होना था मम्मी के साथ में। अब जब हम शिफ्ट हो गए नजीबाबाद में आ गए, धीरे धीरे समय चलता रहा, तो फिर मुझे एक व्यक्ति मिले, कोई नेगी जी थे, तो वो हमारे घर आते थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आकाशवाणी नजीबाबाद किधर है? बोले तेरे को नहीं पता? मैंने कहा नहीं। बोले अच्छा तेरे को अपने ना इतवार को ले जाऊंगा मैं। तो उस समय बालमंडल कार्यक्रम एक हुआ करता था, वो लाइव चलता था, तो इतवार को मुझे ले गए वहाँ। तो मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा स्टूडियो, ये वो, मेरे लिए तो कल्पना से बाहर का था। बस फिर वहाँ से जाना शुरू किया। तो सन 80 में मैंने पहला प्रोग्राम किया था वहाँ, फिर व्यवधान आ गया, फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। फिर 1981 से मैं फिर रेगुलर जाने लगा, और जब वहाँ जाने लगा तो वहाँ पर माहौल उस समय ऐसा था कि जो अच्छे आर्टिस्ट होते थे तो वहाँ के जितने भी अधिकारी होते थे वो उनको देखते रहते थे कि कौन अच्छा है, तो फिर उनको लिस्ट बना लेते थे कि भाई किसको कहाँ फिट करना है। तो इत्तेफाक से, हालांकि मेरी उम्र थी नहीं इतनी, उन्होंने युवावाणी में मुझे बोले टैलेंट क्या है? मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट लिखना भी जानता हूँ ये। तो एक थपलियाल जी थे, पार्थसारथी भाई साहब, तो वो आए, बोले आप जो है वो लिखो, स्क्रिप्ट लिखो युवावाणी के लिए। वो युव मंच चलता था उस समय। मैंने कहा ठीक है, स्क्रिप्ट लिखी। बोले कल आऊँगा मैं लेने के लिए। आ गए अगले दिन, तो स्क्रिप्ट उनको पसंद आई, बोले चलो। तो उस समय क्योंकि इतनी पाबंदियां नहीं थी, अभी तो ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो सीधे ले गए। उस दिन इत्तेफाक से प्रोग्राम थोड़ा ठीक ठाक हो गया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। फिर खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए, वो चुनते चले गए कि खुद ही बताते रहे कि अब ये करिए, अब ये करिए, ये करिए, फिर चलता रहा। तब से अभी तक आप फिर हाँ, चल रहा है? वो चल रहा है, अभी रुका नहीं हूँ। तो जब आपने शुरू किया था उस दौर में, आप कह रहे हैं 81 से, आप 1981 से आप जुड़े हुए हैं लगातार जी, और अब आज कितना फ़र्क आ गया? अब बहुत बड़ा फ़र्क आया है। एक्चुअल में क्या था कि वो दौर था कि कलाकार को आप सड़क से उठा के माइक देते थे, आज वो स्थितियाँ नहीं हैं। अभी तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी लिखना बंद हो गया, पढ़ना बंद हो गया, तो कलाकार पैदा कैसे होगा? सीधी सी बात है। वो जो दौर था, हमारा दौर था ना, उसमें पढ़ाई बहुत होती थी, किताबें पढ़ी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी। आज तो आपको भी मालूम होगा कि किताबें लिखी नहीं जा रही हैं, तो पढ़ी कैसे जाएंगी? तो वो एक कल्चर डेवलप होता था, एक आर्ट डेवलप होती थी और एक आर्टिस्ट बनता था। आज वो सब कुछ नहीं है। अभी क्या हो गया है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। रेडियो के भी कई रूप हो गए हैं, एफएम्स आ गए, प्राइवेट, है ना। तो इसमें क्या है कि एक तो प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, तो उनका काम करने का तरीका अलग है। उनको तो मतलब ही नहीं है कि रेडियो पर बोलना क्या है, क्या तरीका होना चाहिए। कुछ भी बोल दो, गाने सुना दो, बस छुट्टी। कम्युनिटी रेडियोज़ आ गए, हालांकि वो भी गवर्न होते हैं आकाशवाणी के नियमों से, लेकिन उनकी भी अपना ये है कि उन्हें कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। तो उनकी एक अपनी लाइन बन गई। तो रेडियो का जो एक तरीका था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। तो अभी क्योंकि जब आर्टिस्ट, बेसिकली आर्टिस्ट नहीं आएंगे जब तक रेडियो पे, तो काम कैसे चलेगा? रेडियो को तो बेसिक आर्टिस्ट चाहिए ना, आप सिखा नहीं सकते किसी को। आप मुझे बोलें कि मुझे रोटी बनानी सीखनी है, तो मैं नहीं सीख पाऊँगा जब तक कि मेरे अंदर वो एक जज्बा नहीं होगा। तो वो जज्बा नहीं है अभी आर्ट के लिए भी, ये दिक्कतें आ गई हैं अभी। तो इसलिए और क्या चीज़ें हैं कुछ, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तो वो आर्टिस्ट नहीं रहे, वो चीज़ नहीं रही, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं अब। हाँ। तब से और अब में एक मैं देखती हूँ, जैसे रेडियो के बाद हमारे जो हैं वो टेलीविज़न आए थे जी। तो मुझे लगता है कुछ हद तक जैसे आप रेडियो में सिर्फ सुन सकते थे, तो टेलीविज़न में आपको विजुअल्स भी देखने को मिले, तो कुछ तो मुझे लगता है तब भी इफ़ेक्ट हुआ होगा रेडियो का दौर जब टेलीविज़न आए थे। और आज तो सोशल मीडिया में सब कुछ ही आ गया है। तो ये कितना हद तक आपको लगता है कि इसकी वजह से रेडियो की जो तब उसका एक लेवल है वो डाउन हुआ है?
नहीं, एक्चुअल में टेलीविज़न के आने से रेडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। उसका एक कारण है, क्योंकि टेलीविज़न अगर हमें देखना है तो हमें समय देना है उसको। भाई जब तक हम विजुअल देखेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है टेलीविज़न का। तो उसके लिए हमें अपने सब काम धाम छोड़ के हमें लगना पड़ेगा उस पर कि भाई हमें आज आधा घंटा 1 घंटा टेलीविज़न देखना है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी क्या थी, आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, रेडियो ऑन कर दीजिए, आपको बराबर कानों में सब सुनाई दे रहा है। तो इसलिए रेडियो की लोकप्रियता थी, तब भी थी। वो टेलीविज़न का दौर रहा हो या फिर रेडियो का केवल अपना दौर रहा हो, वो अपनी जगह स्टेबल रहा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, फ़र्क पड़ा जब प्राइवेट चैनल्स ये आने लगे तो दूरदर्शन को प्रभाव पड़ा, क्योंकि दूरदर्शन की एक शर्तें होती हैं। दूरदर्शन पर अगर आप अभी आज के दौर में भी अगर आप समाचार देखते हैं तो वो एकदम गंभीर स्वभाव के होते हैं, है ना। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती है। हाँ, उसमें ये नहीं कि अभी ये होने वाला है, अभी ये सुनिए, और बाद में पता चला कुछ ही नहीं है। वो टू द पॉइंट आपसे बात करेंगे। अगर भूकंप की खबर वो दे रहे हैं तो सीधा ये बोलेंगे फला जगह पर भूकंप आया, उसका स्केल इतना था, या इतनी क्षति हुई है या नहीं हुई है। उनकी सिर्फ इतनी लाइन होती। लेकिन इसी लाइन को अगर आप प्राइवेट चैनल्स पर सुनेंगे तो वो उसको हम बोलते हैं उसको कि छेतना, वो एक न्यूज़ को इतना बड़ा बना देते हैं और बाद में आदमी उसमें घंटा 1.5 घंटा लगाने के बाद में बोलता है अरे ये था, ये तो 1 मिनट में बताई जा सकती थी। तो ये फ़र्क आया है। तो मोबाइल वगैरह से मतलब फ़र्क पड़ा है? हाँ, मोबाइल से भी फ़र्क पड़ा है। मोबाइल का फ़र्क तो मैं बताता हूँ कि रेडियो पे बहुत बड़ा पड़ा है। हाँ, वही मैं कह रही थी कि मोबाइल से। हाँ, मोबाइल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। मैं उस दौर को याद करता हूँ कि जब हमारे पास भर भर के चिट्ठियाँ आती थी। हाँ, जब हम रेडियो पर थे तो पत्रोत्तर कार्यक्रम हुआ करते थे, हर सेक्शन में होते थे। तो जब चिट्ठियाँ आती थी तो हमें ये चुनना मुश्किल हो जाता था कि इतनी सारी चिट्ठियों में हम किसकी चिट्ठी चुनें। आपको मैम यकीन नहीं होगा, हमें ये लगता था कि हमारे लिसनर्स हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर हम ऐसे चिट्ठियाँ छाँटेंगे कि अच्छा हैंड राइटिंग देख के या अच्छी लंबी चौड़ी चिट्ठी देख के, तो वो अन्याय होगा। भाई वो भी तो लिसनर है जिसने थोड़ा लिखा होगा, है ना। तो हम क्या करते थे, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं पत्रोत्तर कार्यक्रम करता था तो सारी चिट्ठियों को ऐसे खोल के रख देता था। और जैसे कोई टॉकर हमारे पास आए हुए हैं, कोई आर्टिस्ट आए हुए थे, तो उनसे बोलता था भाई साहब ज़रा एक मुट्ठी चिट्ठी उठा दीजिए यहाँ से रैंडमली। हाँ, या बहन जी आप उठा दीजिए, है ना, जिससे कि हमारी आत्मा ना मरे। हमें ये ना हो कि हमने किसी के साथ में अन्याय किया। या अगर कोई नहीं है और हमें प्रोग्राम के लिए जाना है तो हम ऐसे बिछा देते थे चिट्ठियों को और ऐसे मुंह फेर के ऐसे उठा लेते थे। मतलब वो दौर था चिट्ठियों का कि इतनी चिट्ठियाँ आती थी। लेकिन अब चिट्ठियों की मैं बात ये बताता हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि नजीबाबाद टू कोटद्वार मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो एक फौजी बैठे थे, वो तो शायद ड्यूटी से आ रहे थे। तो मैं बातें करने लगा। मेरी आदत थी कि मैं किसी से बातें कर लेता था ऐसे। तो मैंने कहा कहाँ से? बोले मैं जम्मू से आ रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। पूछा कहाँ के हो, क्या हो, कैसे? तो गढ़वाली थे, तो मैं गढ़वाली में बात करने लगा। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा अब हमारे यहाँ चिट्ठियाँ कम आती हैं, मैं आकाशवाणी से हूँ। तो उन्होंने एक सीधा सरल जवाब दिया। बोले भाई साहब हम गानों के लिए चिट्ठी लिखते थे, जैसे मैं लिखता था ऐसे और भी लिखते होंगे, तो इसलिए नहीं लिखते कि अभी हमारे हाथ में मोबाइल है। मैंने तो बोले हम क्या करते हैं कि अब मैं छुट्टी आ रहा हूँ ना, तो जितने ये पुराने गाने हैं ना, इनको हटा के मैं नए गाने भर के ले जाऊँगा अपने इसमें। और बोले जब तक वहाँ रहूँगा इनको सुनता रहूँगा। तो बोले अभी रेडियो की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा क्या ऐसा भी है? तो मैंने कहा इसका मतलब हमारे कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ कम आ रही हैं तो उसका कारण ये भी है। तो उसने बिल्कुल स्पष्ट बोला, बोले जैसे मैं हूँ ना ऐसे और भी हैं। हाँ, ऐसे बहुत लोग रहे होंगे। हाँ, तो तब मेरी समझ में आया कि वाकई में रेडियो को अगर चैलेंज कर रहा है तो मोबाइल कर रहा है। हाँ, अब आप उसमें अपने पसंदीदा सारे ही गाने भर लीजिए। बिल्कुल
और फरमाइशी एक जो कार्यक्रम चलता था रेडियो में जिसमें फरमाइश भेजते थे। हाँ, तो अब फरमाइश तो आप खुद ही पूरी कर पा रहे हैं अपनी। खुद पूरी कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि रेडियो में जो है ना कुछ बंदिशें हैं। हाँ, बंदिशें क्या हैं कि आपको जो साज आपके म्यूज़िक आपके गानों के साथ में बजेंगे ना, उसकी लिमिटेशन है। आपके ढोलक बजेगी, तबला बजेगा, हारमोनियम बजेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बजेगा। या और जो दूसरे फोक्स हैं उनमें एक आदमी के नगाड़ा शगाड़ा ये बज जाए। अब लोगों का टेस्ट तो ये है ना कि उसमें खूब भर के म्यूज़िक हो, झैं 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 करके। तो रेडियो को थोड़ा इसलिए भी उसका फ़र्क पड़ा क्योंकि हम समय के साथ बदले नहीं। हम उसी परंपरा पे चलते रहे नहीं कि हमें तो लोक को बढ़ाना है, लोक को बढ़ाना है। थोड़ा सा उसमें अगर हम थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट कर देते ना, लोक हमारा वैसे ही रहता भाई, फोक म्यूज़िक है वैसे ही रहता, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाते तो फिर हम चैलेंज कर सकते थे किसी को कि नहीं हमारे पास भी ऐसा है। तो ये भी कारण है क्योंकि ये मैंने भुगता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक से भी जुड़ा रहा हूँ। मेरा हुड़के में BI ग्रेड है और रिकॉर्डिंग वगैरह ये मैं करता था। तो उस समय ये चीज़ें मैं महसूस करता था कि यहाँ हम थोड़ा सा ये पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है। तो हमें अगर किसी के साथ में कंपटीशन करना है, नई नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, तो हमें भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। मतलब अपने को समय के साथ अपग्रेड करना चाहिए, तभी वो लंबे समय तक चल सकती हैं। बिल्कुल। तो एक तो मोबाइल का जैसे आपने बताया ये सारी चीज़ें थी, कभी आपको लगा है कि इसके अलावा, क्योंकि रेडियो जैसे आप देख रहे होंगे FM जो चल रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये इनका फिर भी लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। FM आप चलते हुए गाड़ी में लगा लेते हैं, लेकिन आकाशवाणी लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं, उसी आपने देखा होगा। तो ये क्या सिर्फ मेरा कहना है कि अगर रेडियो लोग FM सुन रहे हैं तो क्यों नहीं आकाशवाणी को सुन रहे हैं? तो क्या ऐसी पॉलिसीज़ पे कुछ बात, मतलब पॉलिसीज़ की ही बात मैं कहूँगी, शायद कुछ ऐसा है कि क्यों वो अपग्रेड नहीं हुए, या क्या ऐसे कारण थे कि लोग FM तो सुनना पसंद कर रहे हैं चलते हुए, क्यों आकाशवाणी को नहीं लोग लगा रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, आकाशवाणी का जो उद्देश्य है वो है सूचना देना, मनोरंजन करना। जी, ठीक है ना। अब सूचना तो चलो मिल गई, आपकी स्क्रिप्टिंग बढ़िया हो रही है, क्योंकि जितनी अच्छी स्क्रिप्टिंग आकाशवाणी में होती है वो कहीं नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो भी वार्ताकार आएंगे, जो भी टॉकर्स आएंगे, वो जब स्क्रिप्ट लाएंगे तो उसको ठोक बजा के लेके आएंगे, उनके पास प्रमाण होगा। अगर नहीं होगा तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं वो उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ वो पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं यहाँ गड़बड़ है। तो स्क्रिप्टिंग तो प्रॉपर है। अब म्यूज़िक का ऐसा है कि आकाशवाणी की पॉलिसी क्या है कि हमने लोक को प्रमोट करना है। लोक मीन्स फोक। अब फोक में एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकते। वही है कि अगर कोई गायक आया तो उसको अपने गले का कमाल दिखाना है, या उसके पास जो फोक का लिटरेचर है, भाई लोकगीत हैं, कलाकार अच्छा नहीं गा पा रहा, ठीक है, उसके गले में कुछ कमी है, लेकिन वो अच्छा लिटरेचर लेके आ रहा है, तो वो भी एक चीज़ है ना, आदमी को सुनने को मिल रहा है कि अरे हमारे लोक में ये भी होता है, हमारे फोक में ये भी होता है जी, है ना। तो हमारा आकाशवाणी का जो कंसंट्रेशन रहा वो इसी बात पे रहा कि हमारा जो लोक संस्कृति का जो कुछ है उसको उठा कर लेकर प्रचारित करें। तो उस पर एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी, तो इसलिए थोड़ा सा हम पीछे रहे। ये हमने अनुभव किया इतने साल काम करने के बाद में कि अगर हम थोड़ा सा भी उसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते या उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश देख लेते कि कहाँ से हम सुधार कर पाएँ, तो शायद हम कम्पीट करते। आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो, तो उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं, अच्छे लेवल की हैं, इंफ्रा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस तरीके से स्क्रीन पर रिज़ल्ट नहीं नज़र आता है। एक नॉर्मल जो नया चैनल खुलता है उसके पास मुझे लगता है इतना इंफ्रा भी नहीं होता है, इतनी स्पेस भी नहीं होता है, चीज़ें भी नहीं होती है, फिर भी उनका रिज़ल्ट काफ़ी बेटर होता है अगर हम कंपेयर करें। तो ऐसा क्या है, मतलब ये कि संसाधन होते हुए भी हम पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक? बस उसका वही मैंने बताया ना कारण कि हम एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो गाइडलाइंस तब की बनाई हुई हैं जब शुरुआती दौर होगा। अच्छा, हाँ, हम उसी पर जी रहे हैं आज भी। भाई समय बदला है ना,
तकनीक बदली है, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। हम कहते हैं आप हमारी लोक संस्कृति को मत छूइए, उसको बर्बाद मत करिए, लेकिन उसके इतर भी तो बहुत कुछ है ना भाई। मान लीजिए हम सपोज कोई फीचर बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा फ्लेवर नहीं दे सकते ऐसे कि जो इंटरेस्टिंग बन जाए। बिल्कुल। अब वो हम अगर कोई डॉक्यूमेंट्री कोई फीचर बना रहे हैं तो वो उसी लहजे में चलेगा, ठाक ठाक उठाया, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर, तो कोई सुनना पसंद नहीं, क्योंकि उसे तो प्राइवेट चैनल पर मसाला मिल रहा है ना। और अब तो रील्स का दौर आ गया, रील्स का दौर आ गया। अब तो लोग सेकंड्स में सब कुछ जानना चाह रहे हैं, समय पेशेंस नहीं है लोगों के। दूरदर्शन की अगर आप बात कर रही हैं तो दूरदर्शन में भी यही है। एक्चुअल में वो लोग, यहाँ पर बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर कोई सुन रहे हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात है कि कौन इतना पेन लेगा। अगर किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी पेश कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो वो चीज़ें करने के लिए फिर आपको उन संसाधनों को जुटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अब ये आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि इस तरीके के प्रोग्राम से जब कोई अपना टेलीकास्ट करता है तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखते होंगे कि हाइलाइट्स, कुछ खास चीज़ें वो पहले डाल देते हैं, खट 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 डाल दिया, और फिर उसके बाद में प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो वो क्या है, वो थोड़ी मेहनत है ना। वो उस चीज़ को सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि ठीक है आज हमारे साथ में ये बैठे हैं, जैसे आप बाय द वे कह दें कि आज ये बैठे हैं हमारे साथ में, इनसे हम बातें कर रहे हैं, यहीं से शुरू किया, बातें हुई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप इसी में हमारे बीच की जो कन्वर्सेशंस हैं, हाइलाइट्स हैं, वो निकाल के पहले आप उसको दे देते हैं, फिर कुछ म्यूज़िक डाल के टैक 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 ये करके, टाइम तो लगेगा ही ना उसमें। अगर ऐसे करते हैं तो शायद देखने वाले को मज़ा आएगा कि अरे अच्छा इसमें ये है, तो देखें इसको, सुने हम क्या है। तो वही है कि पेन लेना पड़ता है। तो कभी इस चीज़ के लिए आपके ऑफिशियल्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वहाँ तक कभी आपने अपनी, क्योंकि आप तो पब्लिक को फेस कर रहे हैं, आपके पास तो सीधा फीडबैक आता होगा, अच्छा है या बुरा है, तो आपको पता होगा, तो फिर कभी आगे तक, और ऐसा नहीं है कि उन्हें ना पता हो, लेकिन कभी इस चीज़ पे वार्ता या कोई ऐसा कम्युनिकेशन होता है, या इस पे बात नहीं होती है कि हम अपडेट करें खुद को अकॉर्डिंग टू टाइम? लोकल लेवल पर होता है। अच्छा, लोकल लेवल पर अधिकारियों से बात होती है, और ऐसा नहीं कि अधिकारी नहीं चाहते, अधिकारी भी चाहते हैं कि चेंज हो, क्योंकि उन्हें भी तो चिंता है कि जिस संस्थान में वो बैठे हैं उसकी लिसनिंग या व्यूवरशिप है कि नहीं है। उन्हें भी तो तभी मज़ा आएगा ना काम करने में। ठीक है, एक सरकारी तंत्र है, और सरकारी तंत्र में तो आपको मालूम ही है कि भाई पैसा मिल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं, एक्स्ट्रा पेन नहीं लिया ना। हाँ, क्यों एक्स्ट्रा पेन लेना है। लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनको दर्द होता है इस चीज़ का। हाँ। हम जैसे अपने अधिकारियों के साथ में बैठते थे, जैसे हमारे डायरेक्टर्स वगैरह क्रिएटिव थे, जैसे हमने भट्ट जी के साथ में काम किया, विभूति भूषण भट्ट जी के साथ में, तो बहुत क्रिएटिव थे। उनका तो ये था कि कोई प्रोग्राम करने का जैसे है कि करना है, तो एक बार बोलेंगे कि हमारा ये प्लान है, हमको ये करना है, और सबसे पहले स्क्रिप्टिंग वही करेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये हम पे बोझ डाला जा रहा है। कई बार ऐसा होता था कि नए प्रोग्राम जैसे शेड्यूल किए तो मेरे से कहते थे डबराल जी ये होना है, ठीक है सर, तो बोलते थे मैंने स्क्रिप्ट लिख ली, चलिए स्टूडियो चलिए रिकॉर्ड करते हैं, अब इसको बनाते हैं। खुद बैठ जाते थे एडिटिंग करने के लिए कि अब बताइए इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। तो ऐसे भी अधिकारी हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि यार क्या करेंगे हम करके, वो उस चीज़ को लेके आते हैं कि नहीं गाइडलाइंस ये हैं, गाइडलाइंस हैं, लेकिन वही है ना, कोई आपको बोले कि केवल प्याज खानी है लेकिन उसको छीलना है, ये तो मुझे देखना है ना। ऐसा तो नहीं लिखा है कि प्याज खाना है तो उसको छिलके समेत खा लेना है, बस इतना सा फ़र्क है। अभी जैसे आपने एक बात की हम लोगों ने कि व्यूअरशिप जो नीचे जा रही है या ऊपर आ रही है, जो फीडबैक होता है, तो रेडियो में आप अपनी व्यूअरशिप को कैसे देखते हैं? जैसे टेलीविज़न में तो टीआरपी हो गया, ये हो गया सारा, तो रेडियो में कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसे होगी और कैसे व्यूअरशिप होगी? कैसे मेज़रमेंट, कैसा मेज़र करते हैं इस चीज़ को? देखिए, वो तो लोगों की चिट्ठियाँ होती हैं,
अच्छा। अब चिट्ठियों का दौर ख़त्म हो गया तो एसएमएस आने लगे, या फिर अब सीधा सीधा फ़ोन पर भी लोग बाग लिंक करने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। वो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो पब्लिक के बीच में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें लोग कितना सुन रहे हैं या कितना नहीं सुन रहे हैं, उनके प्यार से। अगर हम पब्लिक के बीच में उतरे हैं और पब्लिक ने हमें घेर लिया तो निश्चित है कि फिर हम सफल हैं। हमें वो काउंटिंग नहीं चाहिए। अच्छा। कि 1000 हो गए या 5000 हो गए, 10,000 हो गए जी। उसी से हमें आइडिया लग जाता है। एक उदाहरण बताता हूँ मैं। एक बार मैं एक कवरेज करने के लिए पहुँच गया भीरी गांव में। भीरी ये जो इधर है रुद्रप्रयाग के पास। यस चंद्रापुरी भी। जी वहाँ मैं पहुँच गया। तो वहाँ पर हमारे एक लिसनर थे, बहुत बुज़ुर्ग थे। जब उन्हें पता चला कि मैं वहाँ पर आया हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, रात हम 12:30-1 बजे तक बैठे रहे वो बुज़ुर्ग मेरे साथ में। उनकी पोती ने बोला कि दादाजी इनको खाना तो खाने दें, आप ये इतना सफ़र करके आए हैं, फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है, वापस भी जाना है, तो इनको थोड़ा आराम करने दीजिए। तो वो रेडियो लेके और मेरे पास में बैठ गए और अपनी पोती से बोले कि फ़ोटो खींच मेरा। अच्छा। हाँ, कि याददाश्त रहेगी। और ये क्या, ये तो आराम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर जाके आराम कर लेंगे, मुझे तो पहली बार मिल रहे हैं। तो ये प्यार है। वो 12:30-1 बजे तक उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। और रेडियो ऐसे, अभी भी कहीं पड़ी होगी वो फ़ोटो मेरे फेसबुक पे, ऐसे रख के अपनी गोदी में और ऐसे मेरे को पकड़ के, और नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरा गढ़वाली प्रोग्राम आता था तो गमलदा के नाम से मैं करता था। तो बोले गमलदा आए हैं, इनको तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं इनके साथ में दूंगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ हमें बताती है कि हम क्या है। कभी नेगेटिव फीडबैक भी मिला है? हाँ, नेगेटिव भी मिलता है। अच्छा, कैसे टैकल करते हैं फिर? उसके लिए कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ हमसे गलती हुई है। अच्छा। सीधा बोलना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि नहीं हमसे गलती हो गई, उसका कारण भी बताना पड़ता है कि ये गलती क्यों हुई। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा एक सवाल कर दिया ये। मेरी मदर की डेथ हो गई। दूसरे दिन मेरा लाइव प्रोग्राम जाना था। मैंने और लोगों से बोला कि आप लोग कर लीजिए, सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नहीं करेंगे। मजबूरी थी भाई, चंक खाली नहीं छोड़ सकते। मैं चला गया और मैं उसी बिंदास तरीके से, जैसे कि मेरा तरीका था, मैंने प्रोग्राम किया। अब प्रोग्राम के बीच में गाने के लिए टाइम निकालना होता है। मैंने अनाउंस कर दिया कि ठीक है अब आप गाना सुनिए। गाना सुनते सुनते मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं अपने आप से बेईमानी कर रहा हूँ। मेरे घर में अभी माँ को मरे हुए 48 घंटे हुए हैं और मैं यहाँ मस्ती कर रहा हूँ। कैसा बेटा है? तो मेरे आंसू आ गए। गाना चल रहा है, उसके बाद में मुझे लौटना है, फिर अनाउंसमेंट करना है। अब मैं अपने आप को सामान्य नहीं कर पाया उस दौरान, क्योंकि अपने आप को मैं धिक्कार रहा था ना उस समय। अब जब मैं वापस आया और मैंने फिर से जुड़ा मैं प्रोग्राम से, तो मेरा स्टाइल में चेंज आ गया। जो बिंदास तरीके से मैं शुरू किया था प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को और लोग भी सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे प्रोड्यूसर सुन रहे थे मेरे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। तो उनको भी लगा कि यार आज ये कर क्या रहा है, शुरुआत अच्छी करिए। अगले दिन उन्होंने मेरे से कहा, बोले गमलदा कल क्या हुआ था? मैंने कहा सर क्या? तो मैंने टोपी वोपी लगा रखी थी क्योंकि बाल ये कर रखे थे, तो वो मजाक किया करते थे। तो बोले कल प्रोग्राम में क्या हुआ था? मैं सर कुछ नहीं, मैंने नॉर्मल सा ऐसा कर लिया। बोले नहीं, गाने के बाद में क्या हुआ था? मैंने, इन्होंने पकड़ लिया मुझे, तो मैंने ऐसे टोपी हटाई। बोले ये क्या? मैंने कहा मम्मी की डेथ हो गई। बोले ओह। बोले मैं समझ गया, मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। तो ऐसे हम पकड़े जाते हैं। जब अधिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे श्रोताओं ने हमें पकड़ा। तो वो चीज़ हमें स्वीकार करनी पड़ती है कि हाँ यहाँ पर हमने गलती की, न्याय नहीं किया हमने। जो मैं आधे टाइम में मैं
था वो अगर थोड़ा देर अगर उसको बर्दाश्त कर लेता, अपनी भावनाओं में ना बहता, तो शायद वो सवाल ना होते। तो ऐसी परिस्थिति से कई बार हमें गुजरना पड़ता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रोग्राम चल रहा हो, ये तो खैर आपका एक वैसा इशू था कि आप भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाए, लेकिन कभी टेक्निकली भी ऐसे फॉल्ट्स होते हैं प्रोग्राम के बीच में, और फिर कैसे कंट्रोल होते हैं वो? देखिए, रेडियो पर अगर आप एक प्रस्तोता हैं, कार्यक्रम करने वाले हैं, तो आपको ना दिमाग भी खुला रखना चाहिए, अपनी ज़ुबान भी खुली रखनी चाहिए, दोनों चीज़ खुली रखनी होती है। उसका एक कारण है, मान लिया जाए आपकी ज़ुबान से कुछ गलत हो जाए, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो मैंने बोला है या तो आपके साथ में मैं मस्ती कर रहा हूँ, या वो सही था, हाँ, या वो सच था या वो सही है, जो भी आप, ये करना पड़ता है। तो कई बार होता है ऐसे कि हम बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं, तो उसको कैसे सुधारें? लाइव है, हाँ। तो उसके लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है। एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ, स्क्रिप्ट में गलत लिखा हुआ आ गया। अच्छा। डे स्पेशल होते हैं ना कि आज इस डे पर हमें चर्चा करनी है, वो 2 या 3 दिन पहले था वो दिन, और वो बाई मिस्टेक स्क्रिप्ट में उसमें हमारी क्यू शीट में लिखा हुआ आ गया कि आज इस पर चर्चा होनी है। अच्छा, हमारे भी दिमाग से स्लिप हो गया, मैं बैठा था, मेरे साथी बैठे थे, और देखिए जब गलतियां होनी होती हैं ना तो ऐसे होती हैं। तो उन्होंने ही 3 दिन पहले वो प्रोग्राम किया था उसी टॉपिक पे, और आज हम जब बैठे तो अब स्क्रिप्ट उसमें लिखा है, क्यू शीट में लिखा है, तो हम बोलने लगे, उस पर चर्चा होने लगी। अब जब चर्चा हो गई, कोई बात नहीं, अब उसके बाद में गाना हमें देना था, गाना प्ले कर दिया। गाना प्ले करने के बाद में मेरे साथ में थे, वो बोले दादा एक गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 3 दिन पहले तो मैंने इस पर चर्चा की थी, और आज फिर हो गई। आज फिर कैसे इसमें? मैंने कहा ये क्यू शीट में लिखा हुआ है। बोले ये मिस्टेक हो गई। अब होता क्या है कि हमने फिर गूगल किया उसको, तो देखा हम गलत हैं। अब कैसे हो? हम तो बोल रहे हैं कि आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये दिन है ना। पब्लिक क्या सोचे कि बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पर। अब हम दोनों एकदम से ये हो गए कि ये तो बहुत बड़ी गलती है, रेडियो के लिए तो बहुत बड़ी गलती है, और लाइव प्रोग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, इसका सुधार मैं करूँगा। मैंने कहा गाना चलने दो, जब हम वापस आएंगे हम। मैंने तुरंत जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, वापस हम आए, तो मैं तुरंत बोला, मैंने कहा दादा एक बात है, ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें बार बार याद करना पड़ता है। बोले मतलब? मैंने मतलब क्या कि आज जिस चीज़ पर हमने चर्चा की, हालांकि 3 दिन पहले हम चर्चा कर चुके थे उस पर, लेकिन आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को याद रहे। कोई भी चीज़ है जो, अगर कोई बात ऐसी है जिस पर गंभीरता से हमें बातें करनी चाहिए, तो उसको एक दिन के लिए फिक्स नहीं करना चाहिए, वो उसकी बार बार चर्चा होनी चाहिए। और इसीलिए हमने, हालांकि ये दिन विशेष था, ये 3 दिन पहले हमें बात करनी चाहिए थी, आज हमने फिर भी ये बोला कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर एकदम शॉर्ट आउट कर दिया हमने। तो बाद में वो कहने लगे, मेरे साथ में जो बैठे थे, बोले दादा आप कैसे एकदम से समस्या का समाधान निकाल देते हो? मैंने भाई हमसे गलती हुई है, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं साहब हमसे गलती हो गई, आप माफ़ करें, और छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमें पता चल गया कि हमने गलती की है, तो उसको किसी तरीके से हमें शॉर्ट आउट करना है। हमने स्वीकार भी कर लिया कि हम ये 3 दिन पहले की बात को अब बता रहे हैं, और बात भी ख़त्म हो गई। मैंने कहा हमारा श्रोता अब ये नहीं बोल सकता कि तुम झूठे हो और तुम गलत हो और तुम अपडेट नहीं हो। तो ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं दिमाग में। तो अच्छा, जो प्रोग्राम्स होते हैं रेडियो में या आकाशवाणी में, जैसा आप बता रहे हैं, ये लाइव चलेगा, ये सारी चीज़ें पूरी टीम डिसाइड करती है? कैसे डिसाइड होता है क्या प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होना है, कैसे होगा? हाँ, ये शेड्यूल होता है पूरा आकाशवाणी का, हर आकाशवाणी का एक शेड्यूल होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये प्रोग्राम होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये प्रोग्राम होगा। तो उसके अपने अपने कंप्यूटर्स होते हैं। तो आप लोगों का भी इसमें योगदान होता है, या फिर जस्ट ऊपर से कोई लिस्ट आती है और आप लोगों को वो परफॉर्म? नहीं, एक शेड्यूल होता है कि जैसे तय हो गया कि आपको 8 से 9 बजे तक ये प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन करने वाले हैं, कौन अधिकारी हैं, वो लोकल रेडियो स्टेशन पर डिपेंड करता है कि उसके अधिकारी कौन है। मान लीजिए 8 से 9 आपका कार्यक्रम है, वो हिंदी का प्रोग्राम है, तो हिंदी के अधिकारी कौन है? अच्छा, हिंदी में काम करने वाले जो कंपेयर्स हैं वो कौन है?
वो लोकल स्तर पे होता है। कंटेंट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज के दौर में तो कुछ नहीं करनी पड़ती, सीधी सी बात है। आज तो गूगल महादेव आ गए हैं। तो अभी बल्कि मैं एक सामुदायिक रेडियो केंद्र में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप गूगल से कुछ ना पढ़ें। तो सवाल खड़े हो गए कि कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा भाई हमने पूरी ज़िंदगी किताब पढ़ के गुजारी है, या गूगल से भी आप करते हैं तो एक बार अपडेट तो हो जाए कि गूगल में सही भी है कि नहीं है। कि गूगल तो फ्री है, कब क्या छप जाए कुछ पता नहीं है, वहाँ क्या लिखा है उसकी गारंटी नहीं है। अपडेट तो कर लो कि ये सही है कि नहीं है। तो हम लोगों को ना कंटेंट तैयार करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता था, बहुत देखना पड़ता था, कंफर्म होना पड़ता था कि हम सही हैं कि नहीं है। कि सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? रेडियो जो है एक विश्वास है पब्लिक के बीच में, और हमने इस चीज़ को भुगता है। कभी कभी मजाक में ये हो जाता था कि जैसे हम पब्लिक में घिरे हुए हैं और हमने कोई चीज़ बोल दी कि ऐसा है, तो वो उसे मजाक के तौर पे या कैसे भी ऐसे बोलते, ये रेडियो का आदमी भाई ये सही बोल रहा होगा। अच्छा मतलब ये एक मैसेज जाता है कि रेडियो वाला सही बोलता है, यानी कि उसके पास सूचनाएं सही, वो अपडेट है। रेडियो की विश्वसनीयता रेडियो की। तो उसके लिए क्या है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज वो ख़त्म हो गया, इसलिए भी रेडियो का थोड़ा सा क्रेज़। तो आज कैसे कंटेंट फिर गूगल से और ये सब चीज़? मोस्टली मेरे ख्याल से गूगल से। जो हाँ हमारे जो बहुत अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, वो टॉकर्स जो होते हैं, वार्ताकार, वो उनका क्रिएशन नेचुरल होता है, वो पढ़ के लाते हैं, रिसर्च करके लाते हैं। एक्चुअल में प्रोग्राम पेश करना एक रिसर्च का एक अंग है कि आपने तो डॉक्टरेट किया, आपको मालूम है कि कितना रिसर्च करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको डेली रिसर्च करना पड़ता है। हाँ, कंटेंट को फिर उतना विश्वसनीय बनाने के लिए। और जब कंटेंट की विश्वसनीयता होगी तो खुद ब खुद फिर हमारी होगी उसके बीच। नेचुरली। अच्छा, आज की डेट में आपका जो फील्ड है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? आज के दौर में रेडियो के मामले में तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही। क्या चीज़ें लगती हैं? मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ना तो पढ़ा जा रहा है, ना सुना जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं। आज अगर आप किसी रेडियो पे काम करने वाले बच्चे से ये पूछते हैं कि क्या तूने अपना कार्यक्रम सुना, तो वो सीधा बोलेगा सुन ही नहीं पाया, कि रेडियो नहीं है घर में। सीधी सी बात है। जब आप अपने किए को नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत हैं या सही हैं? परफेक्शन तो किसी में हो नहीं सकता, गलतियां तो की होंगी। हम भी इतनी देर से बात कर रहे हैं तो मैंने पता नहीं कितनी बार मेरा फंबल आया होगा, पता नहीं कौन सी बात क्या मुझे उच्चारित करनी चाहिए थी, सही हुई कि नहीं हुई। तो जब तक हम ये सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम परफेक्ट हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने सुनना और पढ़ना बंद कर दिया। हाँ। तो इसलिए जो जेन्युइन मैटर है, मतलब हम उसमें कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं, ये हम खुद भी नहीं देख पाते। बस हमें ये लगता है कि हमने जो बोल दिया, हम तो रेडियो पर काम कर रहे हैं तो बस ठीक है। अब वो पब्लिक का है। अब पब्लिक भी जब लगेगा पब्लिक को कि ये कुछ हमें जेन्युइन नहीं लग रहा, तो वो फिर क्यों सुनेगा हमको, है ना? तो विश्वास ख़त्म होता है। तो विश्वास अगर पैदा करना है तो पढ़ना पड़ेगा और अपना दिमाग में ना एक अलग एक लाइब्रेरी रखनी पड़ेगी, तब जाके हम सक्सेस हो पाते हैं। तो जैसे आपका प्रोफेशन है, रेडियो से जुड़े व्यक्तित्व हैं आप उसमें उद्घोषक भी हैं, प्रोग्राम शायद कोऑर्डिनेट भी करते हैं, प्रोग्रामर भी हैं, बहुत सारे फेजेस में आपने देखा है, बहुत करीब से देखा है बल्कि आकाश। तो आपका अपने फील्ड से जुड़ा अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहा आपकी लाइफ में और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहा? दोनों ही चीज़ों पे बात करते हैं। एडवांटेज तो ये रहा कि मैंने जितना भी काम किया ना, लोगों ने प्यार बहुत दिया। ये सबसे बड़ा मतलब एक अहम हिस्सा है और एक पहचान। हाँ, आपकी जो गमलदा के रूप में आप बोल रहे हैं। एक बुज़ुर्ग आते हैं हमारे स्टेशन पर और मेरे अधिकारी मिस्टर CD कंडवाल जी, वो मेरे पैक्स हुआ करते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। तो उनकी आदत थी मजाक करने की, तो हम भी उनके साथ में वही, क्योंकि मैं गढ़वाली का कंपेयर था और हमारी लोकेलिटी है बिजनौर की। तो बिजनौर में ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या कर रिया, क्या खा रिया, हिक्कुआ हुक्कुआ।
तो जब भी हम उनके कमरे में जाते थे तो प्रणाम करने के बाद में यही स्टाइल हमारा शुरू हो जाता था। वो कहते और भाई क्या हो रहा। तो हम ऐसी मस्ती कर रहे थे तो एक बुज़ुर्ग आके बैठे हुए थे। मुझे लगा ये हमारे टॉकर हैं या फिर इनका इंटरव्यू होना है। कोई बात नहीं, हम मस्ती करने लगे। तो वो मेरे से बोले, अरे गमलदा भाई तुम्हारे मुरीद आए हुए हैं। तो मैंने कहा मुरीद मीन्स हमारे एक सेक्शन के आर्टिस्ट होंगे, इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने रजिस्टर उठाया जो हमारा शेड्यूल होता था। मैं सर आज तो कोई शेड्यूल ही नहीं है, कब की रिकॉर्डिंग है। तो कहने लगे अरे कमबख्त, हर चीज़ रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। मैंने तो फिर क्या। बोले ये तेरे से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज था तो ऐसे ही बोलते थे। बोले तेरे से मिलने आए। तो मैंने कहा मेरे से। बोले हाँ, हिंदी में बात चल रही है अभी हमारी। अब वो जो शख्स आए थे वो आए थे गमलदा से मिलने के लिए, जो गढ़वाली बोलता है। हाँ, जो गढ़वाली प्रोग्राम्स देते हैं। अब वो समझ नहीं पाया और मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि ये गमलदा से मिलने आए हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि वो बोलते हैं गढ़वाली में, अरे साहब बल मैं तो मिलवे दे मीन जान बीच। अब मैंने ऐसे पलट के देखा कुछ गड़बड़ है। तो बोले अरे यूँ तो बैठे हो, वो घरिया स्टाइल में ना, यूँ तो बैठी निर्भय गमलदा बल। तो अब मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फिर उन सज्जन की तरफ ऐसे देख के फिर मैंने कहा अगर मेरी ज़रूरत है, ये मेरे से मिलने आए हैं, तो मुझे शो करना पड़ेगा, अपने आप को प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हाँ मैं ही गमलदा हूँ। मैं तुरंत गढ़वाली में बात करने लगा। अब जैसे मैंने गढ़वाली में रेडियो में जो बोलने का स्टाइल था उसमें जब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो सज्जन आए, उन्होंने कुर्सी खींची, मेरे पास में आके बैठ गए। तो मैंने फिर गढ़वाली में उनसे बोला, मैंने बोला हाँ आप मेरे से कोई काम चाहते हैं। उन्होंने, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये ऐसे बैठे थे, ये वाली बाजू उन्होंने ऐसे मेरी दबाई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। हाँ। बोले आज मैं धन्य हो गया। मैंने कहा मतलब? बोले आज मैं जिस उम्मीद से आया था, गढ़वाली में हालांकि वो बोल रहे थे कि मैं आज गमलदा से मिल के आऊँगा, आज मैं आ गया और मैंने आपको छू के देख लिया। अच्छा। और मैं ये समझ लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया, शून्य हो गया मैंने कहा इतनी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है क्या? बोले अब मैं घर जाके बताऊंगा कि गमलदा कैसे हैं। मैंने कहा आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ? बोले नहीं आपको नहीं पता, हमारे गांव में लोग बाग क्या सोचते हैं मालूम है कि आप एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी हो जो एक फतवी, जवार कोट, बोले एक फतवी पहनता है। उन्होंने फिर वो विजुअल बताया मुझे कि लोग बाग कैसे सोचते हैं आपके बारे में। मतलब पूरा अटायर के साथ आपको डिस्क्राइब कर लिया। बिल्कुल। और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने वो चीज़ कहाँ यूज़ की। उन्होंने मुझे बताया कि वो फतवी पहनता है, उसके हाथ में एक छतरी होती है, हाँ बिल्कुल, हमारा टोपी होती है और आँखों पे मोटा चश्मा होता है। तो मैंने कहा चश्मा तो मेरे है ही, कुदरत ने दिया है। बोले नहीं, वो आपकी एक छवि ऐसा है कि कोई बूढ़ा आदमी है, उत्तराखंड का, हमारे हाँ, ठेठ गांव से, क्योंकि नाम भी ठेठ है गमलदा। तो बोले लेकिन मैं अब जाके बोलूँगा कि नहीं वो बूढ़ा आदमी नहीं है, वो बच्चा है अभी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ये हुआ कि मैंने देखे लोग बाग इतना पसंद भी करते हैं। और कहाँ से आए थे मैं पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि तुरंत मुझे फिर स्टूडियो जाना था, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ये चले जाएंगे। जब मैं लौट के आया मैंने कहा सर किधर हैं वो? बोले यार वो तो चले गए, वो सिर्फ तेरे से मिलने आए थे। मैंने कहा अफसोस कि मैं एक कप चाय भी नहीं पिला पाया उनको। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने कहा यार जो आदमी इतना मेरे लिए सोच कर आए थे, कम से कम एक कप में चाय उनके साथ में पी लेता तो मुझे अच्छा लगता। वो दुख आज भी है मुझे कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद मैं उनके साथ में मतलब वो नहीं। फिर मैंने उस चीज़ को, मैं आपको बताता हूँ, मैं दूरदर्शन में कल्याणी करने लगा तो वहाँ पर ये हुआ कि आपका गेटअप क्या होगा? मैंने कहा मेरा गेटअप मैं बताऊँगा क्या होगा। मैंने कहा मैं एक बुज़ुर्ग
का गेटअप होगा, और मैंने वही पहना, वही एक छतरी, वही जवाहर कट, वही पजामा, वही टोपी, बिल्कुल सेम वही। पूरे कल्याणी में मैंने 5-6 साल जब काम किया तो वही गेटअप मेरा रहा। मैंने कहा तो ये जो आप कल्याणी बता रहे हैं, ये विजुअल, ये दूरदर्शन में था। अच्छा। तो ये मैंने किया 9 से 14 तक। तो वहाँ पर मैं एक बूढ़े का ही किरदार मैंने निभाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं वो बंदा शायद हो सकता है कि कभी दूरदर्शन को देखें तो उनको कम से कम एहसास हो कि जो मैं बता के आया था वो ये है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि मेरे करियर में आकाशवाणी के दौरान, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ रहा हो, क्योंकि प्रेम था इस फील्ड से। तो कभी कोई दिक्कत आई भी हो तो उसको महसूस नहीं किया मैंने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके फील्ड में कभी आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं लगा। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। हम देख रहे हैं डे बाय डे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाईली डेवलप हो रही है। 2 साल पहले जो चीज़ थी वो आज फिर चलन में नहीं है। 2 साल बाद क्या होने वाला है वो आज हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रेडियो के साथ रहा है, तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है इसमें आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में रेडियो जो आपका फील्ड है और जिस तरीके से आप अभी तक उसमें देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं आने वाले टाइम में? चैलेंजेस तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ, हम जैसा आदमी अगर वहाँ पर रहेगा तो उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि तकनीकी जैसे बढ़ती जाती है तो उसके साथ में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा फेलियर होगा वो। तो अभी जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि उस समय स्पूल पर रिकॉर्डिंग होती थी, कंप्यूटर आए। अभी आकाशवाणी की अगर बात करें तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स अलग अलग आने लगे हैं। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपडेट रहना ज़रूरी है। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला ना कि एक प्रोग्रामर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही अगर हम एक अच्छे प्रोग्रामर हैं और हम आकाशवाणी को समर्पित हैं, तो समर्पण हमारा जो है टेक्नोलॉजी की तरफ भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं तो बस वहीं तक सीमित रहें। समझना सब कुछ पड़ेगा। कुछ लोगों को दिक्कत आती है, जैसे जिन्हें लगता है कि नहीं हमारा तो इतिश्री यहीं तक है कि जी हम करते हैं यहाँ तक, अगर हमने कर लिया तो आगे तो हम अच्छे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, तकनीक के साथ तो भागना ही पड़ेगा। अच्छा, जब आप अपने फील्ड में होते हैं, अपने काम में होते हैं, तो कोई प्रेशर या कोई स्ट्रेस फील होता है आपको, और किस चीज़ को लेकर फील होता है अगर होता है तो? हाँ, होता है कभी कभी कि टाइम, क्योंकि रेडियो जो है ना वो टाइम से चलता है। उसका हमारा एक एक सेकंड का हमारे पास समय का एक शेड्यूल होना चाहिए। कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं कि हमें इतने बजे जाना है, ऑन एयर होना है, हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई और अब कैसे हो, क्योंकि हम एडिटिंग टेबल पर बैठे हैं, डबिंग टेबल पर बैठे हैं और कंप्यूटर में मान लिया जाए वो सेव नहीं हो रहा है और उधर हमारा दिमाग ये है कि हमारा तो टाइम हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? तो उस समय पसीना छूट जाता है कि भगवान बस आज किसी तरीके से हो जाए तो कल से हम कुछ और जुगाड़ करेंगे। तो ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ है ऐसे। तो जब मैं ऐसी परिस्थिति में होता था तो मेरा काम करने का दूसरा तरीका होता था। मैं क्या करता था कि मान लीजिए आधे घंटे का स्लॉट है, तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या करता था, अपने उस पूरे आधे घंटे के प्रोग्राम को तोड़ लेता था कि पहले 10 मिनट का बना लो, सेव करके डाल दो, फिर उसके आगे के 10 मिनट का बना लो, उसे सेव करके डाल दो। कि बाय द वे मैं अगर नहीं कर पाया इसको या कोई तकनीकी ख़राबी आ गई तो मैं ये जो टुकड़े हैं इनको कम से कम अपने प्लेबैक में तो भेज दूँ, अनाउंसर को बोलूँ तब तक इसको बजाओ। भाई एक को क्यों करो, फिर दूसरे को करो, तब तक तीसरा मैं ला रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं और मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ नहीं, मैं जैसे और लोगों से भी बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ में भी ऐसे हो जाता है कभी कभी। हाँ, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हो ही सकती है और आजकल तो सब टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि हमें लिसनर को उसके टाइम पर वो चीज़ हमें सुनानी है। हमारा दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे लिसनर को नहीं पता। वो सब आप हाँ,
बैक एंड पे सब हैंडल करना होता है। बिल्कुल, उसको हमारे दर्द से थोड़ी मतलब है। वो अपने सेल फूक रहा है, अपना एमबीज फूक रहा है, वो अपनी बैटरी फूक रहा है, तो उसको तो मज़ा आना चाहिए प्रोग्राम सुनने में। तो हम अपनी पीड़ा क्यों दें किसी को, वो बैकग्राउंड में चला जाता है। तो आपके फील्ड से रिलेटेड या जो भी रेडियो से रिलेटेड लोग हैं, जैसे वो जॉकी हों, आज के टाइम में जैसे रेडियो जॉकी हो गए जी, जी, जी। और अनाउंसर हो गए, आप प्रोग्रामर हैं, तो क्या बेसिक स्किल्स होने चाहिए इस चीज़ के लिए, या आप अपने फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो बेसिक क्या स्किल्स चाहिए होते हैं? स्किल्स की बात तो ये है कि एक तो आपको बोलते हैं ना कि तुरंत दिमाग है ना, बिल्कुल, कि अगर आप किसी बात में फंस रहे हैं या कोई बात बोल रहे हैं तो आपको दिमाग मतलब आपकी ज़ुबान से आगे चलना चाहिए दिमाग। ठस दिमाग वाले के लिए नहीं है ये, एक ठेठ भाषा में बोलते हैं। तो आपको अपने दिमाग को हर समय मतलब उसको एक एनर्जी दे के रखनी पड़ेगी कि कहीं पर अगर हम बोलते हुए फंस रहे हैं तो वो आपको फंसने ना दे। ये केवल ज़ुबान का खेल नहीं है, दिमाग का भी खेल है। तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को सुनना है तो हमें बोलने की आदत भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम कर रहे होते तो हमारे सारे सिस्टम चालू रहने चाहिए कि कहाँ पर पता नहीं हमें क्या दिक्कत आ जाए तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है। तो अगर वहाँ हम अगर सुस्त हो गए तो फिर हम पकड़ में आ जाएंगे निश्चित। आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा श्रोता होना चाहिए। हाँ। यहाँ पर यह है कि अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है ना? हाँ, और रेडियो के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें जो है ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम माइक पर बैठे हैं अच्छा बोल रहे हैं या हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, नहीं, हमें सुनने की भी आदत होनी चाहिए। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना वो सुनकर ही बोलते हैं। हमें आइडियाज़ वहीं से आते हैं। जब हम किसी को सुनेंगे नहीं तो हमें आइडियाज़ आएंगे कहाँ से? इतना ही फ़र्क होता है। जो कुछ भी हम बोल रहे होते हैं ना वो हमारे बीच का ही होता है। तो वो हमारे बीच का कैसे होगा? तभी तो होगा ना जब हम किसी को सुनेंगे। बस ये हो सकता है कि हमारा स्टाइल बदल जाए उस बात को कहने का, बस। लेकिन बात वो क्या होती है, वो हमारे बीच के, हमारे समाज की ही होती है। तो आप अच्छे वक्ता भी होने चाहिए, आप अच्छे श्रोता भी होने चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे रेडियो के आर्टिस्ट हो सकते हैं। एक चीज़ मैं पर्सनली फील करती हूँ, पता नहीं आपको ऐसा लगता है नहीं लगता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है कि जो स्थिति अगर हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की देखें, जैसे रेडियो जो गवर्नमेंट के अंडर है और दूरदर्शन हो गया, तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितनी जिम्मेदार हैं इनकी दुर्दशाओं के लिए? अब जैसे कि दुर्दशा की बात तो ये है कि अपडेट नहीं होते हम लोग। टेक्नोलॉजी भले ही अपडेट हो जाती है लेकिन जो हमारे प्रोग्राम के सिस्टम होते हैं ना वो अपडेट नहीं होते। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं ना वो एक परंपरा से चल के आते हैं। अब उन्हें पता है कि इस परंपरा से चल के अगर हमारा काम चल रहा है तो फिर हमें ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत क्या है। जब तक क्रिएटिव बंदा नहीं आएगा इसमें, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि क्रिएटिव बंदे धीरे धीरे रिटायर्ड हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। अब कौन लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जो कमीशन के थ्रू आते हैं। कमीशन से के थ्रू आने वाले बच्चे कौन होते हैं कि वो पढ़ाई करके आते हैं, वो मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है ना, कि मेरा इतने मार्क्स, तो उनके दिमाग में क्या होता है, वो सिर्फ वही होता है। अब जब आके वो वहाँ पर बैठते हैं तो वो कल्चर से इतने जुड़े हुए नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि कल्चर्ड ना हो, कल्चर्ड होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, मगर जो रेडियो के लिए जो चाहिए वो चीज़ नहीं होती, जो क्रिएटिवनेस चाहिए, क्रिएटिवनेस नहीं होती। आपको एक अच्छा लेखक भी होना चाहिए, आपको अच्छा आर्टिस्ट भी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? पहले क्या होता था कि जो अच्छे राइटर्स होते थे, अच्छे आर्टिस्ट होते थे, ड्रामा आर्टिस्ट होते थे, तो वो फ्रंट पे रहते थे या किसी न किसी अधिकारी के अंदर कोई ना कोई कला होती थी। हमारे दौर में हमने देखा कि हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स होते थे वो खुद अपने आप में एक आर्टिस्ट होते थे। तो अब उनके सामने अगर हम काम करते थे तो हमें डर लगता था कि ये हमें टोकने वाले हैं अगर हम थोड़ा सा भी गलती करेंगे। इस अधिकारी के पास में जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो म्यूज़िक के हैं, दूसरे के पास में जाते हैं तो पता वो ड्रामे के हैं।
तो अब जिसके भी पास हम घूम के जाएंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर वो सारी स्किल्स होनी चाहिए ना। भाई मान लीजिए ठीक है, मुझे म्यूज़िक में थोड़ा सा मैंने कमांड कर लिया तो म्यूज़िक वाले अधिकारी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर ड्रामा में मेरा कमांड नहीं है तो फिर ड्रामा वाला तो नाराज़ हो जाएंगे ना कि क्या करते हो। तो उससे हमें एक फ़ायदा होता था कि उस समय जब इन सब लोगों के बीच में काम करते थे तो हम अपने अंदर वो सब स्किल पैदा करते थे। कई बार हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते थे वो अच्छे राइटर होते थे, पता चला कि साहब इनकी तो किताबें छपती हैं, ये तो बहुत अच्छे कहानीकार हैं। अब उनके सामने हम सड़ा भूसा आइटम लेके बैठ जाएं तो क्या कहेंगे, डांटेंगे ना। तो क्या स्किल पैदा की, नहीं हमें अच्छा भी राइटर होना चाहिए। तो वो जो माहौल था उससे क्या एक आदमी के अंदर स्किल पैदा हो जाता था, जबकि वहाँ पर अधिकारी अलग अलग स्किल के हैं, लेकिन उनके साथ काम करते हुए हमने अपने अंदर स्किल पैदा किया। अब जैसे मैं था, मैंने जब माहौल देखा वहाँ पर तो स्क्रिप्ट राइटिंग की, स्टोरीज लिखता हूँ आज भी, स्क्रिप्ट राइटिंग आज भी करता हूँ क्योंकि सीखा मैंने। मुझे लगा कि म्यूज़िक का ज्ञान होना चाहिए तो म्यूज़िक में भी हाथ आजमाया। भाई इतना तो होना चाहिए ना कि कल को कोई सवाल ना खड़ा कर दे। तो सीखा मैंने, हुड़किस्ट भी हूँ मैं, आकाशवाणी का BI ग्रेड। ड्रामा किया, क्योंकि ड्रामा जब तक नहीं होगा तो कैसे आप एक अच्छे RJ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपको लोगों के दिलों में राज करना है तो फिर आवाज़ में वो उतार चढ़ाव चाहिए, वो ड्रामे से ही होता है। ड्रामा फिर मैंने किया, उसमें भी BI ग्रेड मैंने पास किया। मैं दूरदर्शन में भी BI ग्रेड किया था। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब वहीं से हुई। भले ही वो अलग अलग लोग थे, लेकिन एक भय था कि कल को मेरे कोई भी अधिकारी ये ना कह दे कि नहीं तुम कहीं कमज़ोर पढ़ रहे हो। तो कमज़ोर नहीं पढ़ना है तो क्या करना है, सीखना है, खुद को फिर स्किल्ड करना है ना, स्किल्ड करना है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं अपने आप में एक आदमी के अंदर कई आदमी हूँ, सीधी सी बात। नहीं, और मुझे लगता है इस फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जिस फील्ड में आप हैं, जो मीडिया वाला फील्ड है, इसमें तो बहुत ज़रूरी। आप बहुत बड़े स्किल वाले ना हो, लेकिन छूना चाहिए ना आपको कि कभी ऐसी मुसीबत आ जाए कि आपको करना है तो ये ना हो जाए कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, हर फील्ड को आपको सीखना पड़ेगा। रेडियो का ये सबसे मज़ेदार बात है। अच्छा, एक चीज़, बातें तो बहुत सारी हैं और रेडियो तो आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है तो आपके साथ तो समय का वैसे ही पता नहीं लग रहा है पूरा हमारी एक क्लास चल रही है इस पर। बट फिर भी जैसे अब कुछ नए बच्चे हैं, हाँ। वो अब RJ जो है वो एक ग्लैमरस जॉब है, और जब से रील्स आई हैं और सोशल मीडिया आया है तो अनाउंसर हो गया या इस तरह की जो भी रिलेटेड हैं जितने भी, अगर कोई इन फील्ड्स में आना चाहता है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी इनको? इस फील्ड में आने के लिए, मान लीजिए कोई करियर बनाना चाहता है। हाँ, करियर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक तो पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और आप किसी भी फील्ड से हों, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो वो मायने नहीं रखता। आप हो सकता है साइंस से हों, आप हो सकता है कॉमर्स से हों, आप आर्ट्स से हों, या और भी आजकल तो बहुत सी विधाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी चीज़ को समझने की अक्ल होनी चाहिए, आपका बोलने का अंदाज़ होना चाहिए। फ़र्क ये नहीं है कि आपकी आवाज़ कैसी है। हमारे टाइम में कहा करते थे, हमारे जो सीनियर्स थे, अधिकारी थे, वो कहते थे नहीं, मोटी पतली आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता, आपका स्टाइल क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं रेडियो पर, आप दिख नहीं रहे हैं, आपकी बातों से ही लोगों को पता चल रहा है ना कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। और एक सीधी सी बात अगर आर्टिस्ट बोल देता है एक रफ वे में तो वो किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसी चीज़ को अगर वो थोड़ा स्टाइल में बोले तो लोग भाव के साथ, हाँ, भाव के साथ में बोले तो वो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ें। दर्द की बात हो रही तो वो दर्द की बात करे, उल्लास है, खुशी है तो वैसे बोले। और स्क्रिप्ट में मान लीजिए दर्द की बात हो रही है, वो रफ सा पढ़ रहा है तो क्या मज़ा आएगा किसी को। तो वही है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है जिसको भी, तो वो थोड़ा इन चीज़ों को पहले स्टडी करे, सीखे, क्योंकि हमें दूसरे के दिल में घुसना है, दिल में, हाँ, और बिना फेस दिखाए, बिना फेस दिखे। क्योंकि हो सकता है कोई फेस आपका देखे तो प्रभावित हो जाए आपके फेस से,
लेकिन वहाँ देखने के लिए तो कुछ नहीं है। वहाँ तो आपको अपनी आवाज़ से ही सब कुछ करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोलेंगे, जो लोगों तक पहुँचाएंगे, वो बिना पढ़े तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, आपको ड्रामा का अंदाज़ होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं कि एक से मेरी बात चल रही थी, तो वो बोले क्या रेडियो में ड्रामा भी होता है? उन्हें पता ही नहीं है कि रेडियो में ड्रामा भी होता है। और उनका कम्युनिटी रेडियो चल रहा है। वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं, आपने कभी इसका मतलब रेडियो को जाना ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रेडियो के हर कंटेंट को समझना चाहिए। हम तभी एक अच्छे आरजे या अच्छे अनाउंसर बन सकते हैं। हमें संगीत का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको राग रागनी ना याद हो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे सम और कहाँ पर विषम है। ये तो पता हो कि हमें अगर गाना काटना है तो कहाँ पर काटना है। हाँ। इतना तो ज्ञान हो, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी काट दिया, क्योंकि श्रोता जो सुन रहा है ना, वो अपने आनंद के लिए सुन रहा है। और मान लीजिए मैं कंसोल पर बैठा हूँ, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा टाइम हो रहा है, ये सब पता है कि टाइम हो रहा है, लेकिन मैं गाना कहाँ पर काटूँ कि सुनने वाले को उसमें अटपटा ना लगे। मान लीजिए कोई स्टैंजा चल रहा है और उसमें खूब बीट चल रहे, ढक 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 कर कर मैंने खट काट दिया उसे, तो वो तो मुझे तो अपनी नौकरी करनी है या मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले को बड़ा बुरा लगेगा, यार क्या बेवकूफ़ आदमी बैठा है वहाँ पर कि एकदम से काट दिया। मतलब उसका एक तरीका है कि कहाँ पर हमें सम मिल रहा है वहाँ पर हम काटें। तो ये मतलब अगर एक आरजे हमको बनना है, एक अनाउंसर हमें बनना है, तो हमें हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने चलो एग्ज़ाम दे दिया, हम पास हो गए और जाके कंसोल पर बैठ गए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अध्ययन बहुत ज़रूरी है। हमें, मैंने बताया ना, ड्रामा हमें आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग हमें आनी चाहिए, तभी तो वो अंदाज़ हमें समझ में आएगा। तो अगर वो अंदाज़ हमें खुद नहीं पता होगा तो हम कैसे पब्लिक के सामने जा पाएंगे। आवाज़ का जादूगर बनना है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई बार ये होता है कि आपका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आवाज़ से दूसरे के दिल तक उतरना है। सही बात है। कई बार स्क्रिप्ट, मान लीजिए आप चर्चा कर रहे हैं, कोई गंभीर मुद्दा हो गया और उसमें आप बड़े हंस के बात कर रहे हैं, तो कौन सीरियस होगा आपको सुनने के लिए। हाँ, मतलब भावों के साथ, भाव के साथ में ना। अगर मान लिया जाए कोई बहुत गंभीर मामला है कि वो आदमी दर्द से बड़ा पीड़ित हो रहा है यार, तो हम वो एहसास तो कराएंगे ना। और वहाँ हम कहने लगे उसको तो बड़ा दर्द हो रहा है, तो कौन सुनेगा आपको। मतलब वो फीलिंग्स तो हमें शब्दों से देनी है। तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो इस चीज़ को समझ गया ना, उसके लिए कुछ नहीं है। फिर उसके हाथ में तो जैसे स्क्रिप्ट आएगी उस हिसाब से वो फिर खटाखट बढ़ता चला जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी आज की वार्ता थी, मुझे खुद में बड़ा आनंद आया है, और इस तरह की कभी हम फिर वार्ता अवश्य करेंगे आपके साथ। तो अभी समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, कि आपने समय दिया मुझे भी, और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हिडन होती हैं, और जब पब्लिक के सामने हम रखते हैं तो पता चलता है कि हर रेडियो वालों का क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, और उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल यही सारी चीज़ों को लेकर आज हम आपके साथ बैठे थे कि हम सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, आज आपको विजुअलाइज भी करवाया, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और आशा है कि आपको ये आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा, जो कि सीधे सीधे जुड़ा था आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और इस तरह की पर्सनालिटीज़ और इस तरह के पॉडकास्ट के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद, जैसा कि आप हमेशा देते आए हैं, आगे भी आपसे यही उम्मीद रहेगी। और इन सब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।